Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने वाले हैं बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक. तो चलो देखते हैं कि ये वीमर रिपब्लिक क्या है. तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ से एंड किया था. हमने एक ओवरऑल देख लिया था कि वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर 2 तक क्या सीन था, मतलब हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. और एंड हमने किया था कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, नाजी वॉर क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देने के लिए. ठीक है, उन्होंने जो भी क्राइम्स किए थे उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया. ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बता दिया गया था स्टार्टिंग में कि उन्होंने किस तरह के क्राइम्स किए थे, जैसे कि मास किलिंग वगैरह करवाना, लोगों को बेवजह मरवाना, ये सारी चीज़ें, और किलिंग सेंटर्स वगैरह बनाए थे, जैसे कि उनमें से एक था ऑस्विच. ये सारी चीज़. एक बात और जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी लास्ट क्लास में, याद है मैंने तुम्हें हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गेबल्स के बारे में बताया था. उन्होंने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिया था. तो उसमें एक पॉइंट मिस हो गया था कि वहाँ पर हिटलर एज वेल एज हिटलर की फैमिली भी थी. बेसिकली सुसाइड हिटलर और उसकी फैमिली कर रहे थे, लेकिन ये मिनिस्टर गेबल इनके फैन थे, या फिर कह सकते हैं नाजी सपोर्टर थे, हिटलर के सपोर्टर थे. इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम भी आपके साथ सुसाइड करेंगे. हिटलर ने कहा मान जाओ, ये कोई गेम नहीं है बच्चों का, कि हम सुसाइड कर रहे हैं तो तुम भी करोगे. सपोर्ट करते हो ठीक है, इट्स गुड, बट सुसाइड करना सही नहीं है. हम कर रहे हैं, हमने गलतियां की हैं, हमारी वजह से सब हुआ है, हमें करने दो. उन्होंने कहा नहीं, हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके साथ ही मरेंगे भैया, जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे भी आपके साथ. हिटलर ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, एज यू विश. तो फिर वही चीज़ थी. तो दोनों ने, हिटलर की फैमिली, हिटलर एंड उसका मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, इन्होंने बर्लिन के बंकर में सुसाइड कर लिया. अब क्यों सुसाइड किया था? सुसाइड की वजह एक ये भी हो सकती है कि क्योंकि इन्होंने जो क्राइम किए थे, वजह कुछ भी हो, अब इनको पनिशमेंट तो मिलती ही, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 हार चुके थे, है ना. इनको पनिशमेंट कौन देता? वो जो दूसरी पार्टी थी, कौन सी, एलाइज पार, जिसमें यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सारी कंट्रीज आती थी. तो ये मिलकर इनको पनिशमेंट तो देती ही देती ना. तो हिटलर के ईगो पे आ गया ना कि ये हमें मारे इससे पहले हम मर जाते हैं, है ना. मतलब ये हमको ज़िल्लत के लड्डू खिलाएं इससे पहले हम शांति से मर जाते हैं. तो ऐसा कुछ सीन रहा होगा, कुछ जो खिचड़ी पकड़ी होगी इनके दिमाग में. ठीक है, तो ये पॉइंट मिस हो गया था, इस वजह से मैंने सोचा क्लियर कर दें, नहीं तो फिर तुम लोग कहोगे कि आधा अधूरा पढ़ाया है. और तो फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक. तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है. ठीक है, तो वीमर रिपब्लिक का बर्थ कब होता है? जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है. तो वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, मैंने पहली क्लास में सबको कह दिया था कि भैया वर्ल्ड वॉर 1 देख लेना. हमने वीडियो का लिंक भी मेंशन किया था डिस्क्रिप्शन पे, और अगर अभी भी ना देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लो, हम इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे. ठीक है, वहाँ से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि वर्ल्ड वॉर 1 की असली वजह क्या थी और क्यों जर्मनी इन्वॉल्व हुआ था. अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जर्मनी के क्या थॉट्स थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, है ना. उसके बाद हम बात करेंगे बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक के. ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब भी कोई भी चीज़ हम शुरू करने जाते हैं, कोई कंपटीशन हो या कोई वॉर हो या कोई फाइट हो, कुछ भी, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है. तो कुछ ऐसा ही जर्मनी के लोगों में था, वहाँ की आर्मी में था, वहाँ के सोल्जर्स में था. वो होता नहीं है पक्के देशभक्त, है ना, या तो जान दे देंगे या तो जीत के आएंगे, वो वाला सीन था इनका. तो क्या हुआ, इनका लड़ाई हमें पता है 1914 से लेकर 1918 तक चली. तो देख रहे हो टाइम पीरियड इतना ज़्यादा है, और इस टाइम पीरियड में कंटिन्यू करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए. जब धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो जर्मनी के लोगों को लगा कि हमारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं. रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो इनकी आर्मी थी उसको खाने की कमी हो रही थी, खाने को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था.
इनके अस्त्र शस्त्र भी कम पड़ रहे थे, मतलब इनके जो हथियार वगैरह थे वो सारे कम पड़ने लगे थे, पैसे की कमी हो रही थी। तो इस वजह से इनको लगा कि अब हम इकोनॉमिकली भी वीक हो रहे हैं और अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि अब हम वॉर कंटिन्यू करें। ठीक है, और अगर शायद इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये शांत बैठने वाले थे। तो भाई ऐसा हुआ, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण जर्मनी ने हार मान ली, डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। ठीक है, नवंबर 1918 में जर्मनी ने हार मान ली और वो पीछे हट गया। उसने कहा भैया माफ़ करो, हमारे पास सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं और अब हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि वॉर कंटिन्यू करें। ठीक है, हमने हार मान ली है, माफ़ करो हमको। तो भैया एलाइस पार ने कहा ऐसे कैसे माफ़ कर दें, अभी तो सिर्फ युद्ध रुका है ना, अभी तुम देखो आगे आगे क्या होता है। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अब बताने वाले हैं तुमको। जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई तो भैया अब हारने के बाद क्या होता है, जो जर्मनी का एम्परर था जिसका नाम विलियम है, उसने तो अपनी जिम्मेदारी से हाथ साफ कर लिए। मतलब कहने का ये था, क्योंकि जब कुछ नहीं बचा, उसके पास मिलिट्री सपोर्ट भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन लीव कर दी। उसने कहा अब हम अपनी कुर्सी खाली कर रहे हैं, अब हम नहीं संभाल पाएंगे आगे का, है ना, अब तुम लोग देख लो, अपना डिसाइड कर लो कौन रूल करेगा और कैसे अब देश चलाना है। समझ गए? जो यहाँ पर 4th पॉइंट लिखा हुआ है, द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। मतलब क्या हुआ, डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी का मतलब ये है, इंपेरियल का मतलब होता है साम्राज्यवाद। जर्मनी ने अपना एम्परर खो दिया है और जर्मन की पॉलिटी, जर्मनी की राजनीति को एक नया मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अब रिकास्ट कर सकती है अपनी पार्लियामेंट्री की पार्टी को। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब, कि अब एक तरह से जो मोनार्क सिस्टम था जर्मनी में, अब वो अब ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास कि तुम अब अपना लीडर चुनो, नई गवर्नमेंट बनाओ, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करो। ठीक है, तो इसलिए एक नेशनल असेंबली बनी जहाँ पर लोगों ने वोट किए, मिनिस्टर्स या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिचटैग। ठीक है, मतलब अब डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया प्रॉपर वोटिंग सिस्टम के थ्रू। देखो यहाँ के वोटिंग सिस्टम में कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सल वोट्स होते हैं जहाँ पे सारे मेन वीमेन हर कोई वोट कर सकता है। ठीक है, 18 के अबव जितने भी हैं यहाँ पे सारे वोट्स कर सकते हैं। जैसा कि हमने रशिया और फ्रांस में वोटिंग सिस्टम का जो सीन देखा था कि वहाँ पे अलाउ नहीं था, कुछ कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, लेकिन बाद में वो चीज़ें हो गई थी। लेकिन अभी जर्मनी में वोटिंग का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर वोटिंग सिस्टम था। तो वोट्स के थ्रू पार्लियामेंट में कौन जाना है किसको नहीं जाना है ये डिसाइड हो गया। और मतलब वहाँ की, जैसे हमारी यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट ही बोलते हैं, जर्मन की पार्लियामेंट को रिचटैग बोलते थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एम्परर के जाने के बाद जर्मनी में एक नेशनल असेंबली बनाई गई। ठीक है, पार्लियामेंट में डेप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में समझाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, एक ऐसी असेंबली जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए लोगों को इलेक्ट किया जाए, या फिर हम कह सकते हैं इन शॉर्ट लोगों को वोट्स के थ्रू उस असेंबली में लाया जाए। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब, असेंबली का मतलब जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हों, और किस लिए इकट्ठे हों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी। ये सब कहाँ हुआ, वीमर में। वीमर क्या है, जर्मनी का एक शहर, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ ऑफ द वीमर
रिपब्लिक। यहाँ पर बर्थ का मतलब ये नहीं है किसी पर्सन का बर्थ हुआ है, यहाँ पर बर्थ का मतलब ये है एज अ किसी ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। बात समझ में आई? ये बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक क्या है? बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, आफ्टर द एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर ऑफ जर्मनी, न्यू नेशनल असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड, और वी कैन से a new constituent assembly was established for drafting a constitution. समझ गए? अब क्या होता है, युद्ध हार गए, ठीक है, हारने के बाद वीमर रिपब्लिक में नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टैब्लिशमेंट हुआ। इतनी बात हो गई। अब इतना बात होने के बाद ये लास्ट पॉइंट जो लिखा है इसको ध्यान से देखो। दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड well by its own people largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. मतलब वहाँ की जो जनता थी जर्मनी की, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी किसको? वीमर रिपब्लिक को। जो वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी, वहाँ की जो सिटीजन्स थे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जर्मनी के हारने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो वीमर रिपब्लिक ने किया उससे वो लोग अग्री नहीं थे। अब ऐसा क्या किया तो सुनो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा क्या किया। देखो क्या होता है ना, जब भी हम कोई शर्त हार जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम कहीं जीत जाते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमें ट्रीट देनी पड़ती है। देते हैं हम ना ट्रीट। तो यहाँ पर क्या था, उल्टा था। यहाँ पर ट्रीट जीतने वाली पार्टी नहीं देती है, यहाँ पर ट्रीट हारने वाली पार्टी देती है। और यहाँ पे हारा कौन था वर्ल्ड वॉर 1 में? एक्सिस पावर, जिसमें कौन आता है? जर्मनी, ठीक है। और ट्रीट कौन लेगा? अलाइज पावर, जिसमें आते हैं फ्रांस, रशिया, यूएस, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज अलाइज में आती हैं। तो अलाइज पावर को लेनी थी ट्रीट। किससे लेनी थी? एक्सिस पावर, यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन सब से लेनी थी। अब ट्रीट का मतलब ये नहीं है कि जर्मनी इनको पिज्ज़ा, बर्गर और ड्रिंक वगैरह देगा, है ना। ऐसी ट्रीट नहीं है इनकी ट्रीट इतने हल्के में नहीं निपटती है। अभी तुम सुनो कि इनको ट्रीट में क्या देना पड़ेगा। तो भैया हुआ यूं कि एक्सिस पावर वाले बैठे एक तरफ, अलाइज पावर वाले बैठे। अब एक्सिस पावर वाले तो सर झुकाए बैठे थे क्योंकि ये हार चुके थे। या एक्सिस और अलाइज को छोड़ के अगर हम जर्मनी कहें तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो जर्मन वाले बैठे हुए थे मुंह झुका के, क्योंकि वो हार चुके थे। एक्सिस पावर एकदम चौड़े में बैठे हुए थे, क्योंकि जीते हुए थे। तो एक्सिस पावर ने बोला कि देखो, सबसे पहले जो तुम्हारी कॉलोनीज है ना, ओवरसीज कॉलोनीज। अब देखो, ओवरसीज कॉलोनीज का मतलब होता है कि कॉलोनीज क्या होती हैं, ये मैंने बताया है। कॉलोनीज होती हैं जो हमारी एक टेरिटरी जो हमारे स्टेट में ना हो करके किसी दूसरे के स्टेट में हो, ठीक है, और जहाँ से हम ट्रेड कर सकें, एक तरह से हमारा उन कॉलोनीज से इनकम का जरिया हो, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉलोनीज जो हम दूसरी कंट्री में स्टैब्लिश करते हैं। ओवरसीज का मतलब क्या हुआ कि वो कॉलोनीज किसी पर्टिकुलर बॉर्डर से ना सेपरेट होके समुद्र के एरिया से सेपरेट हो, ठीक है। तो एक्सिस पावर ने कहा सबसे पहले तो हम तुम्हारी जितनी भी कॉलोनीज हैं उनको जब्त करते हैं। जर्मनी ने कहा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ले लो, है ना। तो जब कॉलोनीज उनकी ली गई तो जर्मन की 1/10 पॉपुलेशन भी चली गई। कैसे चली गई? अब भैया उनकी कॉलोनीज अगर किसी भी स्टेट में है, किसी भी कंट्री में है, तो वहाँ पर उनके लोग भी होंगे। तो कॉलोनीज के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन भी उनसे दूर चली गई। पहली चीज़ उन्होंने मांगी। दूसरी बात एक्सिस पावर ने कहा कि तुम जो ये फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया पे कब्जा करके बैठे हो ना, चलो ये भी वापस करो। अब वक्त आ गया है, अब वापस करो। बहुत पावरफुल बन रहे थे ना, बहुत तुमने मस्ती कर ली, अब चलो ये सारी चीज़ें लौटाओ। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जर्मनी ने अपनी 13% टेरिटरी, 17.5% अपना आयरन और 26% अपना कोल गंवा दिया।
है ना। अब भैया क्योंकि क्योंकि ये जो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया जो आज एक अलग कंट्री है, ये उस वक्त फ्रांस तो नहीं लेकिन पोलैंड, डेनमार्क ये सारे जर्मनी का हिस्सा हुआ करते थे। अब क्योंकि इनको ट्रीट देनी थी, इस वजह से जो एलाइज पार कहेगा वो इनको मानना पड़ेगा। तो जब ये सारी जगह भी उनके पास चली गई, तो इसकी वजह से उनका जो जहाँ से उन्हें आयरन मिलता था, कोल मिलता था, इन सारी जगह से वो भी चला गया। समझ गए। तीसरा एलाइड पावर ने कहा अपनी मिलिट्री पीछे करो, बहुत हो गया तुम्हारा। अपनी मिलिट्री हटाओ, बॉर्डर से अपनी मिलिट्री हटाओ। उन्होंने कहा भैया अब ये तो मत करो, हमारी मिलिट्री तो रहने दो। उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ नहीं, है ना, आगे से तुम क्या पता तुम फिर से लड़ाई करने आ जाओ, तो अपनी मिलिट्री को पीछे करो। आसपास जितनी भी टेरिटरीज हैं, आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, टच नहीं होनी चाहिए तुम्हारी मिलिट्री, पीछे कर लो बिल्कुल। ठीक है भैया, कर लेते हैं। 3 शर्तें हो गई। चौथी चीज, बहुत उनका जो सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच प्लेस था, जिसका नाम था राइनलैंड, उस पे भी एलाइड की आर्मी ने कब्जा कर लिया, है ना। कब किया? 1920 में। जर्मनी ने कहा भैया अब ये तो बख्श दो, हैं, हम तो ऑलरेडी गरीब हो चुके हैं, भिखारी हो चुके हैं, अब हमें और कितना लूटोगे। अब हमको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रहने दो हमारे पास। एलाइज पाने का नहीं, और कुछ रहने दिया ना तुम्हारे पास तो कोई भरोसा नहीं है, तुम आगे चल के, आज वर्ल्ड वॉर 1 में तुमने ये किया है, आगे चल के तुम कुछ भी कर सकते हो। जर्मनी ने कहा ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और सबसे आखिरी इनकी डिमांड, जो सबसे ज़्यादा भयानक वाली थी, जिसका भुगतान जर्मनी ने अभी तक किया है, वो क्या था? 6 बिलियन यूरोस का कंपेंसेशन। अब देखो, लड़ाई यहाँ पर सिर्फ जर्मनी की ही नहीं थी, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, है ना। सबका अपना अपना अलग अलग खर्चा हुआ था, लेकिन अब सारा जिम्मा किस पे आ रहा है? जर्मनी पे आ रहा है। ये 6 बिलियन यूरो क्यों जर्मनी से लिया गया? सबने कहा कि भैया हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारा इतना नुकसान हुआ है ना, हमारा इतना रिसोर्स गया है, तो ये सब भरपाई कौन करेगा? हमारे इतने लोग मरे, हमारे इतने सैनिक मरे हैं, है ना। और तो हाँ, तुम भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम हारे हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर लड़ाई करो, मरो। फिर क्या, अब जर्मनी क्या ही कर सकता था? ट्रीटी साइन करी, मान गया जर्मनी। तो इन्होंने ये कुछ 4-5 चीजें अपनी सामने रखी। किसने रखी? एलाइज पार, या फिर कह सकते हो एलाइड पार ने जर्मनी के सामने। और जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी गई, जहाँ पर जर्मनी ने इस एक लेटर पे साइन किया, उस जगह को बोलते हैं वर्साइल। और वहाँ पर जब इन्होंने साइन किया इस ट्रीटी पे, उसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। समझ गए बात कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है? मैंने जब रशिया के चैप्टर में रशियन रिवॉल्यूशन में जब चीज़ बताई थी कि जब व्लादिमीर लेनिन वापस आए थे, तो उनकी पहली शर्त यही थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 में रशिया इन्वॉल्व है, अब हमें पीछे हट जाना चाहिए, हमें पीस ट्रीटी साइन कर लेनी चाहिए। तो वो पीस ट्रीटी वर्साइल वाली यही है, जहां पर जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन हुई थी। कहां पर साइन हुई थी? वर्साइल में। तो इसी हार्श ट्रीटी की वजह से, हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की वजह से, जर्मनी की जनता वीमर रिपब्लिक से खुश नहीं थी। अब समझ में आ रही है बात? जर्मनी की जनता को लगता था कि यही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारी इस कंडीशन को सफ़र करने के लिए। उनकी ये थिंकिंग थी, उनका ये मानना था कि हमारे पास रिसोर्सेज ज़रूर कम हो गए हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम अंत तक लड़ेंगे, ये था उनका। लेकिन जो मेन लीडर था, उसको ये लग रहा था कि नहीं, अब हमें पीस ट्रीटी साइन कर लेना चाहिए, ये था। मतलब कह सकते हैं एक तरह से वो गवर्नमेंट भी गलत नहीं थी और लोगों की सोच भी गलत नहीं थी।
वो पक्के देशभक्त बने हुए थे। एक तरफ गवर्नमेंट को लग रहा था कि यार अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर आगे हमारे पास कुछ ऑप्शन रही नहीं जाएगा, ठीक है। और जनता झुकना नहीं चाहती थी, उसने कहा था हम कोई बात नहीं, हम हारेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो शायद एक ये वजह थी कि लोग खुश नहीं थे वीमर रिपब्लिक से। ज़्यादातर जर्मन्स वीमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल मानते थे फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल। समझ में आ गई बात आज की कि वीमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ, कब हुआ, क्या होता है वीमर रिपब्लिक, देन उसके बाद क्यों जर्मन्स खुश नहीं थे उस गवर्नमेंट से, और ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ऐसा क्या हुआ था। बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या होती है, देखो तुम्हारे सिलेबस में इतना डिटेल में चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई घुमा के भी कुछ पूछना चाहे तो तुम कहीं से भी जवाब दे सकते हो, चाहे कोई कैसे भी पूछे, ठीक है। और रही बात हिंदी इंग्लिश की, कि अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो आंसर को, है ना, इतने अनपढ़ तो हो नहीं। कहीं पोस्ट वोस्ट डालनी होती है तब तो बढ़िया से एकदम कैप्शन में एकदम मस्त अंग्रेजी लिखते हो, है ना, तो आंसर में अंग्रेजी लिखने में फिर काहे दिक्कत हो जाती है। मैंने देखा है बच्चों को हिंदी में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जब वो आंसर लिखने पे आते हैं पास वर्ड्स की कमी पड़ जाती है कि वो लिखें कैसे, पता तो सब है ना, लिखें कैसे। तो बच्चे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करो ना, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हो ना। हिस्ट्री हम तुमको इसलिए हिंदी में समझाते हैं क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर हम तुमको एकदम प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे तो ऊपर से जाएगा, और अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, है ना, तो छोटे हो ना, तो हमें उसी हिसाब से तुम्हें समझाना पड़ता है ताकि चीज़ें क्लियर हो। और एक चीज़ और देख लो कि ये जर्मनी का मैप है, और अगर यहाँ पे चीज़ें क्लियर ना दिख रही हो तो अपनी बुक ओपन करो, उसमें ये मैप दिया हुआ है। इस मैप में हमें देखना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जर्मनी के पास क्या बचता है और क्या नहीं। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये लाइन है, राइनलैंड है, जो कि रिसोर्स रिच लैंड था जर्मनी का। एलाइज पार ने इस पर कब्जा कर लिया, एलाइज पार की मिलिट्री ने। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जर्मनी से जो टेरिटरीज ली गई जहाँ पर जर्मनी का आयरन कोल पाया जाता था, है ना, सारा नहीं मतलब 27% एंड कुछ, वो जगह ये थे, ये सारी जो तुम्हें पिंक कलर में दिख रही है ये वो जगह हैं जहाँ पर जर्मनी का कब्जा था। और हारने के बाद जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई तो ये सारी जगह जर्मनी के हाथ से चली गई, ठीक, समझ गए इतनी बात। और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें उसने खो दी, देन उसके बाद जर्मनी कुछ इस तरह से दिखने लगा। जर्मनी का जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना रह गया, समझ गए। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, इतने बुद्धू तो तुम हो नहीं। तो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे शब्द लिखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे कि इन सब के बाद क्या हुआ, क्या असर पड़ा वर्ल्ड वॉर 1 का जर्मनी के ऊपर, है ना। हार भी गए, गवर्नमेंट भी बन गई, है ना, बेइज्जती भी हो गई। कैसी बेइज्जती, ट्रीटी जो साइन किया सब कुछ छीन लिया, बेइज्जती भी हो गई। और अब क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।